हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शॉट करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। दोस्तों, हम जीएस प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम पहुंच गए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15 पर। इन क्लासेस को आप पूरा विजिट किया करें दोस्तों, ओपन करके बंद नहीं करना है, आपको पूरी क्लासेस लेना है। भले ही आप 2x की स्पीड में लें, बिना स्किप किए पूरी क्लास को एक बार मेरे कहने पर देख लीजिए। आपको पूरी चीजें एकदम आपके माइंड में छपने वाली हैं इस क्लास को लेने के बाद। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 14 के 5 रिवीजन प्रश्न। अभी तक आपने अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। भारत में वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं? तो 25 हाई कोर्ट हैं। पहली बार पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? तो कब मना? ये 2011 में बना। कब बना पहली बार पंचायती राज दिवस? कब बना? तो 2011 में। 2010 में इसकी घोषणा हो गई थी। किसने की थी? मनमोहन सिंह जी ने की थी पंचायती राज की घोषणा। और सबसे पहले कहाँ पर पंचायती राज लागू हुआ था? तो नागौर जिला बगदरी गांव है राजस्थान में, यह लागू हुआ था। दूसरा है आंध्र प्रदेश लागू करने वाला। ठगी प्रथा का अंत 1830 किस गवर्नर जनरल द्वारा किया गया? तो बैटिंग द्वारा ठगी प्रथा का अंत किया गया। जनसांख्यिकी लाभांश आयु वर्ग 1559 होता है। नुआखाई उत्सव कहाँ का है? फसल उत्सव है। कई बार SSC ने पूछा है, फसल उत्सव है। नुआखाई कहाँ का है? यहाँ पर उड़ीसा का है। प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का पहला प्रश्न, सिक्किम के खालिस्तान त्योहार को भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। तो किस त्योहार को सिक्किम का है जिसे भूमि पूजा और चंडी पूजा के नाम से जानते हैं? तो साकेवा त्योहार यह सिक्किम का है जिसे हम भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से जानते हैं। सिक्किम का न्यू ईयर, नया वर्ष है आपका लोसर। 12 मिजोंग यह सिक्किम का त्योहार है। इंद्र यात्रा यह काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है, वहां पर मनाया जाता है। और काठमांडू में एक भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है जो भगवान शंकर को समर्पित है, यह भी आपको याद रखना है। लोसुंग यह 4 दिन तक सिक्किम में मनाया जाता है। सोनम और लोसार यह सिक्किम के हैं। कागबेद यह दिसंबर में मनता है। सागा दावा सिक्किम का है। भूमचू भी आपके सिक्किम के होने वाले हैं। तो सिक्किम के किस त्योहार को? तो साकेवा त्योहार को भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे ग्रामीण कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लोक नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री पुरस्कार 2021 मधु बी मजम्मा जोगती को दिया गया है। मधु बी मजम्मा जोगती को पद्मश्री पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। पहली ट्रांसजेंडर जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया, भरतनाट्यम से संबंधित है, उनकी नाम है नर्तकी नटराज। SSC GD 2024 वाला एग्जाम उठाकर देखेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, नर्तकी नटराज का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। इसके बाद यह पद्म अवार्ड 2024 में दिए गए हैं। पद्म सुवर्णम को दिया गया पद्म विभूषण भरतनाट्यम में। बैजंती माला को पद्म विभूषण 2024 में दिया गया, यह भी आपकी भरतनाट्यम से संबंधित है। भगवत प्रधान पद्म श्री से नवाजा गया है 2024 में। सबदा यह उड़ीसा का नृत्य है, यह से संबंधित है। ओम प्रकाश शर्मा पद्म श्री 2024 में माच नृत्य से संबंधित है, जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य भी है। पद्मा सुवर्णम यह किससे संबंधित है? पद्म विभूषण से, भरतनाट्यम से संबंधित है। बैजंती माला को पद्म विभूषण 2024 में, यह भी भरतनाट्यम से संबंधित है। भगवत प्रधान पद्मश्री 2024 में। सबदा उड़ीसी से संबंधित है, उड़ीसा का है। ओम प्रकाश शर्मा पद्मश्री 2024 में माच नृत्य से संबंधित हैं। पैठणी साड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो पैठणी महाराष्ट्र की पोशाक है। नववारी गोवा की, कुचौरा छत्तीसगढ़, संबलपुरी उड़ीसा, कसाबू आपकी केरल की है। फेरन जम्मू कश्मीर, इनापी फानेक मणिपुर की, डम वम यह सिक्किम की है, डम्बम सिक्किम की है। मेखला चादर रिहा मेखला यह असम की है। तो पैठणी साड़ी किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से। काजी नेमू के लिए GI टैग किस राज्य को मिला है? काजी नेमू के लिए GI टैग मिला है आपको असम को। GI टैग की बात करें तो GI टैग अधिनियम आता है 1999 में। अधिनियम कब आता है? 1999 में। 1999 में GI टैग अधिनियम आता है। GI टैग का हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में है। पहला GI टैग आपका कब मिला? 2004 में मिला। दार्जिलिंग की चाय को पहला GI टैग मिलता है 2004 में। GI टैग अधिनियम 1999 का है। GI टैग हेडक्वार्टर चेन्नई।
सबसे ज्यादा जीआई टैग पाने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है, इसने 75 जीआई टैग पाए हैं। एक दिन में सबसे ज्यादा जीआई टैग किस राज्य को दिए गए? तो उत्तराखंड को 18 जीआई टैग एक दिन में दिए गए। तो जीआई टैग का अधिनियम कौन सा है? 1999 का है। जीआई टैग का हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में है। पहला जीआई टैग कब दिया जाता है? 2004 में। किसे दिया जाता है? दार्जिलिंग की चाय को दिया जाता है। सबसे ज्यादा जीआई टैग किस राज्य के? उत्तर प्रदेश के 75 हैं। एक दिन में सबसे ज्यादा जीआई टैग उत्तराखंड को 18। काजी नींबू के लिए जीआई टैग किस राज्य को मिला? असम को मिला। 2024 के न्यूनतम जीआई टैगों की बात करें तो कोकेर अदरक इसका अरुणाचल को मिल रहा है। नुनिया चावल वेस्ट बंगाल। गारद साड़ी वेस्ट बंगाल। जम्मू कश्मीर को रामबन अनारदाना, तो रामबन अनारदाना का किसे मिला है? जम्मू कश्मीर को। गारद साड़ी का वेस्ट बंगाल को। नुनिया चावल का वेस्ट बंगाल। कोकेर अदरक का अरुणाचल प्रदेश को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी प्रतियोगिता का एक मान्य स्ट्रोक नहीं है? यही क्वेश्चन जैसे हूबहू 2024 एसएससीजीडी एग्जाम में पूछा गया है। बैक स्ट्रोक, फ्रंट स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक, यह तीनों स्ट्रोक आपके तैराकी से संबंधित हैं, लेकिन लेग स्ट्रोक का संबंध तैराकी से नहीं है। तैराकी की बात करें तो बटरफ्लाई स्ट्रोक भी एक इसमें होता है जो कि ओलंपिक में शामिल होता है। बटरफ्लाई स्ट्रोक 1956 में। ओलंपिक 2024 में जो भारतीय तैराकों ने भाग लिया था उनके नाम हैं श्रीहरि नटराज, श्रीनिधि दे सिंधु। स्विमिंग कोर्ट की लंबाई और ब्रेथ लेंथ और चौड़ाई कितनी होती है? तो ओलंपिक में 50-25 मीटर, 50 का 25 का रेशियो रहता है। 50 होती है लेंथ, 25 होती है ब्रेथ। डेप्थ गहराई 2 से 3 फीट होती है, 2 से 3 मीटर, और फीट में हम जैसे नापेंगे तो 9 फीट के लगभग यह बैठती है। पहला पैरालंपिक खेल में आयोजित किया गया था, तो पहला पैरालंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? रोम, 1960 में। पहला पैरालंपिक खेल 1960 में रोम में आयोजित किया गया था। पैरालंपिक खेलों की बात करें तो इसके जनक कौन है? न्यूरोलॉजिस्ट गुहेमान इसके जनक हैं। राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की स्थापना 1992 में। यहीं पर इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी की बात करें तो 1989 में इसकी स्थापना होती है। पहला मेडल मुरलीकांत पेटकर ने जीता, 1972 में गोल्ड मेडल जीता था। जनक कौन है पैरालंपिक खेलों के? न्यूरोलॉजिस्ट गुहेमान। समिति, राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की स्थापना 1992 में। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की स्थापना 1989 में। पहला मेडल मुरलीकांत पेटकर ने 1972 में गोल्ड मेडल जीता। पहली महिला रजत पदक विजेता दीपा मलिक हैं जिसने पैरालंपिक में पदक जीता था। पहली महिला पदक विजेता दीपा मलिक, रजत पदक। भारत की रैंक पेरिस 2024 की बात करें जो अभी हुए हैं ओलंपिक, तो भारत की रैंक इसमें 18 रही है। पैरा ओलंपिक में कितनी रैंक है? 18 है पैरा ओलंपिक में। ओलंपिक की बात करें तो 71 रैंक रही है ओलंपिक में भारत की। 7 गोल्ड है, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज, टोटल 29 यहाँ पर मेडल हमें मिले हैं। ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में आपके सुमित अंतल और भाग्यश्री थे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है। किसे प्रदान करता है? भारतीय संसद को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यता के प्रावधान किसमें शामिल हैं? तो भारतीय नागरिकता, 62 वर्ष से अधिक आयु नहीं, न्यूनतम 10 वर्ष की न्यायिक सेवा, भारत में उच्च न्यायालय में अधिवक्ता, यह सभी है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यता के प्रावधान। ग्राम सभा के सदस्य हैं तो गांव के सभी निवासी जो मतदाता सूची में पंजीकृत हैं, राज्य सरकार द्वारा दी गई सूची के अनुसार सरपंचों द्वारा मनोनीत सदस्य। तो इन 4 ऑप्शन में से हमें बताना है कि ग्राम सभा के सदस्य कौन है? द मेंबर ऑफ ग्राम सभा आर। तो गांव के सभी निवासी जो मतदाता सूची में पंजीकृत हैं वह ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य 7 से 17 वर्ष की आयु के बीच रहते हैं, 7 से 17 के बीच। इसके बाद बात करेंगे 18 मिनिमम आयु होना चाहिए यदि आप वोट डालना चाहते हैं। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 18 की गई। ग्राम प्रधान मिनिमम एज इसकी 21 ईयर होनी चाहिए। मराठा शासन में सरदेशमुखी क्या था? तो राजस्व पर लगाया गया कर था मराठा शासन में सरदेशमुखी। चौथकर इसमें 1/4 25% बोलेंगे क्योंकि 100 का 1/4 निकालेंगे तो 25% होता है। सरदेशमुखी 10% था। राजस्व अधिनियम कारकोस भूमि मापन काठीछड़ राजधानी रायगढ़ 1674 में बनाई थी। मंत्रिपंडल यहाँ का अष्टप्रधान था। मंत्रिपंडल पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे 1713-1720 पर। शीर्ष पद इसमें अष्टमंडल जो अष्टप्रधान था यहाँ पर मराठाओं में, उसका शीर्ष पद पेशवा था।
औरंगजेब ने मुकर्रब खान को किस मराठा शासक के विरुद्ध भेजा था? तो संभाजी के विरुद्ध मुकर्रब खान को औरंगजेब ने भेजा था। निम्नलिखित में से कौन सा कृषक आंदोलन सही रूप से उस राज्य से मेल नहीं खाता है जिनसे भी आंदोलन हुआ था? तो आप देखेंगे मोपला विद्रोह 1921 में होता है, केरल में, बिल्कुल सही है। पाबना कृषक आंदोलन महाराष्ट्र में नहीं होता है, पश्चिम बंगाल में होता है 1873-1876 में। किसान सभा और एकता आंदोलन उत्तर प्रदेश में होता है। बारदौली सत्याग्रह यह गुजरात में होता है। संताल विद्रोह 1855-56 में होता है। इसके बाद बात करेंगे पाइका विद्रोह, यह उड़ीसा का 1817 से 1825 में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसलों का उदाहरण है? तो कपास की फसल, यह आपकी खरीफ फसल है। कपास की फसल यह कैसी है? खरीफ फसल है। और बात करेंगे चना, मटर हो गया आपका, गेहूं हो गया, चना मटर गेहूं, चना मटर गेहूं, जौ हो गया, आलू हो गया, सरसों हो गई। ये सभी आपकी कैसी फसलें होने वाली हैं? रबी की फसलें हैं। रबी की फसलें हैं चना, मटर, गेहूं, जौ, आलू, सरसों। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तिल यह खरीफ की हैं जो कि जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में इसे काट लिया जाता है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। जौ, सरसों, राई, अलसी, आलू। सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है फसल से कि फसल देकर आपसे पूछें कैसी फसल है, यही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। जायद की फसल तरबूज, ककड़ी है। नगदी फसलें गन्ना हो गया, रबर हो गई, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी नगदी फसलें। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद बात करेंगे हम नवेगांव ताडोबा की, तो महाराष्ट्र में है। दुधवा यह आपका नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। भीतरकड़का, गहरमाथा, ओलिव रिडले कछुए पाए जाते हैं यहाँ पर गहरमाथा राष्ट्रीय उद्यान में, उड़ीसा में है। नोंगक्रैक मेघालय में। बन्नेरघट्टा यह आपके कर्नाटक में है। बेद्दा यह आपका झारखंड में होने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे नामदफा और पकोई की, अरुणाचल प्रदेश में। पापीकोंडा, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। काजीरंगा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। काजीरंगा असम में है। ओरंग नाबेरी असम में है। मोलेम महावीर स्वामी गोवा में है। वंशधा खेड़लिया यह आपके गुजरात में होने वाले हैं। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राजस्थान में है। दुधवा उत्तर प्रदेश में है। शांत घाटी, जैसे हम बोलते हैं मूक घाटी, मूक घाटी, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पलक्कड़ में। खालिस्तान चोटी सबसे ऊंची चोटी है। एजेंडा, एजेंडा शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान पलक्कड़ में ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है। मतलब शांत घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है पलक्कड़ में, एजेंडा चोटी सबसे ऊंची चोटी है। यह शांत घाटी, इसे कई नामों से पूछता है एग्जामिनर। मूक घाटी बोल देता है, मूक घाटी, क्योंकि मूक मतलब होता है, मूक पर्यायवाची होता है शांत का। यहीं पर इंग्लिश में से साइलेंट बोलते हैं मूक को, तो साइलेंट घाटी भी पूछ लेता है। तो सबका मतलब एक ही है, सब केरल में स्थित है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया कर के रूप में जाना जाता है, तो इसे बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी सीमा शुल्क, आयात निर्यात पर लगाया कर। इनडायरेक्ट टैक्स एक्ट 1962 के तहत यह लगाया जाता है। VAT वैट टैक्स की बात करें तो वैल्यू एडेड टैक्स लागू 1 अप्रैल 2005 से हुआ, अधिनियम था 1972 का। इसके बाद अगला, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में नामांकन करने की आयु कितनी है? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा में यदि आप नामांकन करना चाहते हैं तो आयु है इसकी 18 से 50 वर्ष तक। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में नामांकन करने की आयु 18 से 50 है। इसमें बात करेंगे बीमा 2 लाख रुपए तक 2015 में आई। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना सालाना 436 रुपए इसमें दिए जाते हैं। इसके बाद PM सुरक्षा बीमा योजना 2015 18 से 70 इसकी मिनिमम एज है। PM फसल बीमा योजना 2016 की है। PM किसान मानधन योजना 18 से 40 वर्ष 2019 से है आई है। सड़क पर चल रहे एक कार के पहिए के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसमें स्थैतिक घर्षण, गतिज घर्षण, लौटने घर्षण होता है। इस प्रकार का इसमें क्रम रहता है। स्थैतिक घर्षण ज्यादा रहेगा गतिज घर्षण से, गतिज घर्षण ज्यादा रहेगा लौटने घर्षण से। अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? बाढ़, कोस्ट, एसिड रेन। तो यह सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड कारण अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा पर पहली रिपोर्ट 1974 में टाम्बे महाराष्ट्र ने सौंपी। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? तो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किडनी जिसे हम हिंदी में ब्रक बोलते हैं, ब्रक करता है। इसके बाद फेफड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? पल्मोनोलॉजी, यह फेफड़ों का अध्ययन है। ब्रक की इकाई किडनी की इकाई होती है नेफ्रॉन, इसका अध्ययन कहलाता है नेफ्रोलॉजी। किडनी की विधि अपवहन डायलिसिस कहलाती है। यह RCU उत्पादन मदद करता है। राजमा के आकार की होती है।
बीपी का नियंत्रण करता है, हार्मोन एरिथ्रोटाइटिन इससे स्रावित होता है। तो आज की मुद्दा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। कंप्लीट वीडियो को आप बार बार देखेंगे, आपको सारी चीजें पता भी नहीं चले कब रिकॉल हो गई हैं। जय हिंद।